गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी बच्चों को हमारा नमस्कार। आज वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए विश्व के प्रमुख राज व्यवस्थाओं वाले पेपर में हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का एक महत्वपूर्ण पक्ष का अध्ययन करेंगे। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो आज का हमारा विशेष टॉपिक है न्यायपालिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायपालिका को जो है वो संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन, फेडरल जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे अमेरिका के संविधान का एक मुख्य बिंदु है। सरकार के 3 अंग होते हैं। ये अपन जो है पिछले शुरू से सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को पता है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति करता है। व्यवस्थापिका का प्रतिनिधित्व वहाँ की कांग्रेस करती है, जिसके प्रतिनिधि सभा और सीनेट 2 सदन है। और न्यायपालिका का काम जो है वो वहाँ का संघीय न्यायपालिका करती है। तो न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र का एक आधारभूत स्तंभ है और सभी सभ्य समाजों में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वर्तमान समय की एक प्रथम आवश्यकता समझी जाती है कि न्यायपालिका की विशेष स्थिति संविधान के माध्यम से रखी जाए। अमेरिका के संविधान में संघीय न्यायपालिका को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। अमेरिका में 1777 में एक कन्फेडरेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें संघीय न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं थी और जिसमें राज्य के न्यायालय ही जो है समस्त न्यायिक विवाद का निर्णय करते थे। यह व्यवस्था दोषपूर्ण थी। कई बार इसमें परस्पर विरोधी निर्णय हुआ करते थे। फिर जब अमेरिका का संविधान के जो निर्माता हैं इस कन्फेडरेशन की स्थिति को समझ करके उन्होंने इस दुर्बलता को दूर करने के लिए एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना के ऊपर बल दिया जो संविधान की रक्षा करने में समर्थ हो। तो मुख्य संविधानविद हैमिल्टन का सुझाव इस समय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का था, जो संघ की सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करे और संघ और राज्यों के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करे और संपूर्ण देश में कानून की एक रूपता बनाए रखे। इस वजह से अमेरिका के संविधान में धारा 3 में तीसरी धारा में ये व्यवस्था की गई कि न्याय संबंधी शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय व उसके अन्य नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिसकी स्थापना व प्रतिष्ठा कांग्रेस द्वारा समय समय पर की जाएगी। सीनेट के व्यवस्थापन कार्य का प्रारंभ इस धारा को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक से हुआ था। तो अमेरिका में न्यायपालिका की विशेष स्थिति 2 कारणों से है। पहली तो इसलिए कि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है। अब चूंकि संघीय शासन व्यवस्था है तो एक ऐसी संस्था का होना अति आवश्यक है जो केंद्र और इकाइयों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को हल कर सके। दूसरा है कि अमेरिका जो है वो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक हैं। इन दोनों के बीच में अधिकार क्षेत्र संबंधी भी विवाद उठ जाते हैं, तो इन विवादों का निपटारा करने के लिए भी यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका का जो है वो अस्तित्व है। तो अमेरिका की जो विशेष स्थिति है वो ये है, अमेरिका के संघीय जो न्यायपालिका है
उसके दो प्रकार के न्यायालय हैं यहाँ पे, एक व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरा संवैधानिक न्यायालय। जो व्यवस्थापक न्यायालय हैं वो तीसरी धारा के अंतर्गत नहीं किए गए हैं, बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपनी विशेष शक्ति के तहत किए गए हैं। और जो संवैधानिक न्यायालय हैं वो धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। तो जो संघीय न्यायालय का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। इसमें सबसे नीचे जिला स्तरीय के न्यायालय होते हैं, उनके ऊपर संघीय अपील न्यायालय होते हैं और सर्वोच्च टॉप लेवल पर संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो होता है। तो अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1789 में न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई। ये सबसे पहले न्यूयॉर्क नगर की वॉल स्ट्रीट में स्थापित किया गया था, उसके बाद ये फिलाडेल्फिया में चला गया और वर्तमान समय में ये वॉशिंगटन में स्थित है। जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ तो उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे और बाद में इनकी संख्या 7 कर दी गई 1886 में, लेकिन 1869 में इसके न्यायाधीशों की संख्या 9 निर्धारित की गई और तब से लेकर अभी तक इसके न्यायाधीशों की संख्या 9 ही है और वर्तमान समय में भी एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सीनेट की सहमति से की जाती है और यहाँ के संविधान के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई योग्यता यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है। तो इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जा सकता है जिसको सीनेट का स्वीकृति मिल जाए। सामान्यतः इस पद पर राष्ट्रपति जिस भी नाम को प्रस्तावित करता है सीनेट उसको स्वीकार कर लेती है, लेकिन कभी कभी किसी विशेष व्यक्ति की पद पर नियुक्ति को अस्वीकृति भी प्रदान कर देती है। 9 अप्रैल 1970 को निक्सन ने न्यायाधीश पद के लिए हैरोल्ड कार्सवेल का नाम प्रस्तावित किया था और जिसे सीनेट ने नहीं माना था। तो नियुक्ति जो है सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनकी जो पदावधि है वो आजीवन है। आजीवन का मतलब ये है कि ये सदाचार पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। न्यायाधीशों द्वारा स्वेच्छा से इसका पद त्याग किया जा सकता है, लेकिन इस संबंध में ये व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा की है और उसकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी है, अथवा यदि वो 15 वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय की सेवा कर चुका है और उसकी 65 वर्ष की आयु हो चुकी है, तो अगर वो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करता है तो भी उसे जीवन पर्यंत अपने पद पर पूरा वेतन मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई 70 वर्ष की आयु का हो गया है और उसके बाद भी वो अवकाश ग्रहण करना चाहे या ना ग्रहण करना चाहे, वो न्यायाधीश की स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। इनका जो वेतन है वो कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी अगर किसी एक की पदावधि में वृद्धि तो की जा सकती है, लेकिन उनके में कमी नहीं की जा सकती और इनको हटाने का एक ही मात्र तरीका है, वो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव जो है वो प्रतिनिधि सभा में प्रस्तावित किया जाता है और प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देती है। फिर सीनेट के द्वारा उसकी जांच की जाती है और सीनेट भी 2/3 बहुमत से अगर उसको स्वीकार कर ले, पुष्टि कर दे, तो ही महाभियोग का प्रस्ताव पारित समझा जाता है। अगर ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो संबंधित न्यायाधीश को पद छोड़ना पड़ता है। अब तक के संवैधानिक इतिहास में 9 न्यायाधीशों के विरुद्ध ऐसा प्रस्ताव रखा गया था और उसमें से 4 के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा सका है। सर्वोच्च न्यायालय के तो केवल एक न्यायाधीश के विरुद्ध, उनका नाम था सैमुअल चेज, ये प्रस्ताव लाया गया था और
पारित नहीं हो सका। इस प्रकार फर्ग्यूसन और मैकनरी ये कहते हैं कि महाअभियोग की प्रक्रिया अपवाद स्वरूप है। सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यावधि है, वर्किंग सिस्टम, इनका जो अधिवेशन है प्रति अक्टूबर के प्रथम सोमवार को प्रारंभ होता है और अगले वर्ष जून माह के पहले सप्ताह तक चलता रहता है और विशेष आवश्यकता पड़ने पर भी विशेष अधिवेशन भी बुलाते हैं। मुख्य जो न्यायाधीश है वही इनका सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। वह अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, निर्णयों की घोषणा करता है, हालांकि उसको और अधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इनके सारे जो निर्णय हैं वो सार्वजनिक रूप से दिए जाते हैं और निर्णय देने के लिए 6 न्यायाधीशों की कोरम रखा गया है, जिसको गणपूर्ति कहते हैं। और अभियोग का निर्णय अंत में बहुमत से होता है। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले अपने विचार बताता है और मत सबसे अंत में देता है। यहाँ पर बहुमत का निर्णय और सहमत न होने वाले न्यायाधीशों के असहमति वाले विचार जनता और न्यायालयों के प्रदर्शन के लिए संयुक्त राज्य की रिपोर्ट में छापे जाते हैं। क्षेत्राधिकार की जहाँ तक अपन बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान का संरक्षक है, एकमात्र संरक्षक है और न्यायिक पुनरावलोकन का उसको अधिकार मिला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है उसको न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। इसी शक्ति को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने आप को संविधान संरक्षक का अधिकार या स्थिति प्राप्त कर ली है। लॉर्ड ब्राइस ने इस संदर्भ में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन वाली विशेषता है, इसके कारण बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि है ना, संविधान की रक्षा करते हुए जो ये कार्य करते हैं। संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है जिन्हें संघीय या राज्य सरकारों द्वारा पारित किया गया हो। इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। अगर किसी कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जाए और वो सर्वोच्च न्यायालय ये समझे कि ये संविधान के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, तो इन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। इसमें न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यपालिका के द्वारा किए गए वो कार्य भी आते हैं जो उन्होंने इन कानूनों के आधार पर किए हैं। वैधानिकता का निर्णय लागू कराने के संदर्भ में इनकार वो लोग कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका में संविधान का संरक्षक की स्थिति पे आ गया है। जस्टिस ह्यूज ने एक बार कहा था कि अमेरिकी जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, परंतु संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने भी कहा था कि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है और सर्वोच्च न्यायालय की इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण उसको कांग्रेस का तृतीय सदन भी कहा जाता है, थर्ड चैम्बर ऑफ द कांग्रेस। तो अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन के विषय में 2-3 बातें कही जा सकती हैं। सबसे पहला तो ये है कि न्यायपालिका इनिशिएटिव नहीं ले सकती, अपनी ही पहल पर किसी कानून की या वैधानिकता और या अवैधानिकता की जांच नहीं कर सकती। उसके द्वारा ये कार्य तभी किया जाता है जब कोई व्यक्ति या समुदाय किसी विवाद या वाद के तहत उस संबंधित कानून को चुनौती देता है। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं करता, बल्कि संघीय न्यायालय या राज्यों के न्यायालय भी इस अधिकार का प्रयोग करते हैं। इतना अवश्य है कि उनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है और अंतिम निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। कई पक्ष ये कहते हैं कि अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है
वो संवैधानिक आधार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय ने मनमाने तरीके से ये शक्ति अपने हाथ में ले ली है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का वैधानिक आधार है। स्पष्ट तौर पर चाहे कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन दो प्रावधान अनुच्छेद 6 व अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका के कानून और उसके बताई गई सभी संधियां अमेरिका का सर्वोच्च कानून होगा और न्यायालय इसके से बंधे हुए होंगे। किसी राज्य के संविधान और कानून में यदि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के विरुद्ध अगर कोई बात होगी तो वो वैध नहीं मानी जाएगी। और अनुच्छेद 3 की उपधारा 2 में कहा गया है कि कानून व औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति के क्षेत्र में वो मामले आएंगे जो संविधान, संयुक्त राज्य के कानूनों और उसके अंतर्गत की गई संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। तो इन दोनों अनुच्छेदों की व्याख्या करते हुए समर्थकों का ये कहना है कि संविधान की सर्वोच्चता निरंतर बनी रहे, उसका उल्लंघन ना हो, यह देखना सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है और वो ये कार्य तभी कर सकता है जबकि उसे संविधान की व्याख्या करने और व्यवस्था के पिता द्वारा निर्मित कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार हो जो कि संविधान के प्रतिकूल हैं। तो इस प्रकार से अगर ये भी कोई कहते हैं कि संवैधानिक आधार नहीं है तो गलत है, क्योंकि कानून की व्याख्या करना न्यायालयों का उचित व विशिष्ट अधिकार है। संविधान आधारभूत कानून है और न्यायालयों को उसे आधारभूत कानून ही मानना चाहिए। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का अनेक बार प्रयोग किया गया है। 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन जो केस था उसमें इस सिद्धांत का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया गया और उस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अब तक सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस द्वारा निर्मित 18 कानूनों को अवैधानिक घोषित कर चुका है ना। कई सारे इनके हैं। उसके बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो शासन की शक्तियों को निश्चित और मर्यादित करता है। देश का सर्वश्रेष्ठ कानून है, सर्वोच्च कानून है, इसलिए कांग्रेस द्वारा पारित कानूनों की अपेक्षा संविधान श्रेष्ठ है और संविधान के विपरीत बनाए गए कानून जो हैं वो असंवैधानिक हैं। न्यायालय उन्हें मानने से इनकार कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस असीम शक्ति को प्राप्त किए जाने की अनेक आलोचना की जाती है। तो न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को शुरू से ही आलोचना का शिकार होना पड़ा है। जेफरसन शुरू से ही इस शक्ति के आलोचक थे। अब्राहम लिंकन ने भी इस न्यायालय की इस पावर की आलोचना की थी और इसके अलावा अमेरिकन जो लेखक हैं ब्रोगन, लुई, बोंदा, एडम ब्रूक्स, क्लास्की इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं। तो सबसे पहला आधार तो इनका यही रहता है कि इस जो न्यायिक पुनरावलोकन की पावर है इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। वो ये कहते हैं कि संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करके उन्हें रद्द कर सकता है। इसके समर्थक ये मानते हैं कि इस प्रकार की आलोचना का कोई महत्व नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति का आधार बहुत हद तक संवैधानिक है और पिछले लगातार 220-25 वर्षों से इस अधिकार का प्रयोग लगातार किया जाता रहा है और किसी ने भी इस अधिकार को गंभीर चुनौती नहीं दी है। सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं वो राजनीति से प्रेरित होते हैं, ऐसा आलोचना की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वैधानिक निर्णय लेते हुए उन्हें राजनीतिक विचारों से वो प्रेरित होते हैं और इस संबंध में आलोचक कहते हैं कि केवल काला कोट पहनने से कोई व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो सकता। न्यायाधीश भी जीवित प्राणी हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन से प्रभावित होते हैं। जब भी कांग्रेस का में कोई ऐसा कानून आता है तो वो अपनी विचारधारा की अगर उन्हें विरुद्ध होता है तो वो संविधान की आड़ में उन्हें रद्द कर देते हैं। तो न्यायाधीशों के निर्णय राजनीतिक और आर्थिक आधार पर होते हैं और न्यायिक निर्णय में परिवर्तन
होते रहते हैं। इस आधार पर इन्होंने इसका विरोध किया है। तीसरा जो है, उन्होंने कहा है कि ये प्रगतिशीलता में वादक है, क्योंकि न्यायालय की प्रक्रिया सामान्यतः प्रतिक्रियावादिता और रूढ़िवादिता का इन्होंने परिचय दिया है। कई मामले जैसे न्यूनतम वेतन है, उद्योगों में काम करने वाले घंटे निश्चित करने हैं, दास प्रथा वाले निर्णय हैं, इसमें प्रगतिशील निर्णयों को इन्होंने रद्द किया है। इन्होंने रूजवेल्ट की नवनिर्माण आर्थिक नीति, कांग्रेस द्वारा पारित राष्ट्रीय पुनरुद्धार एक्ट, कृषि आयोजक एक्ट को रद्द करके ये कहते हैं कि इन्होंने प्रगतिशीलता में बाधा की है। लास्की ने तो ये कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों ने सदा ही जो है संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा की है। फिर है कि सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तृतीय सदन बनकर रह गया है और उन्होंने सदन के ऊपर अपनी स्थिति प्राप्त करती है। कहते हैं कि कांग्रेस के सदस्यों को तो जनता चुनती है, इसलिए वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के द्वारा बनाए गए अधिनियमों को अवैध घोषित कर देता है, तो ये व्यवस्था लोकतंत्रीय नहीं है। और न्यायाधीशों की जो भूमिका है, अगर जनप्रतिनिधि से ऊपर है, तो ये कहते हैं कि ये निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक है ना। फिर है कि निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि सारे निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। 4 न्यायाधीश अगर संवैधानिकता में विश्वास करते हैं और 5 नहीं करते हैं, तो जो है ना, तो इस प्रकार एक न्यायाधीश संपूर्ण कांग्रेस और राष्ट्रपति के निर्णय पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर देता है। फिर है सामाजिक और आर्थिक जीवन में इसमें निरंतर अस्थिरता बनी रहती है, क्योंकि एक कानून जब लंबे समय तक प्रयोग में आता है और लोग उसमें कार्य करते हैं और एक दिन जब उस पर सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर देता है, तो वर्षों से उसके आधार पर किया गया कार्य भी संकट में हो जाता है। तो नागरिक जो है वो समूचे ढांचे के प्रति शंका उत्पन्न हो जाती है। तो कोई भी राजनीतिक दल विश्वास से ये बात नहीं कह सकता कि उसके द्वारा बनाए गए कार्यक्रम को कौन सी बात जो है कानून बनने पर न्यायाधीश उसको अस्वीकार कर देंगे। तो इससे अस्थिरता बनी रहती है। इससे विधानमंडलों में उत्तरदायित्व की कमी भी हो जाती है, क्योंकि इससे उनके काम में लापरवाही और असावधानी बढ़ जाती है। सदस्य ये सोचकर निश्चिंत हो जाते हैं कि अगर कोई कमी हो गई तो अदालत अपने आप देख लेगी, उसको दूर कर देगी। कितनी भी आलोचना करी जाए, कितना भी कुछ करा जाए न्यायिक पुनरावलोकन का, अमेरिकी संविधान व्यवस्था का, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन का बहुत महत्व है। अमेरिकी दृष्टिकोण न्यायिक पुनरावलोकन की प्रशंसा करता है और उसका महत्व बताते हुए आप निम्नलिखित बातें कह सकते हैं। एक तो इससे सबसे बड़ी बात तो ये है कि सीमित सरकार की कल्पना को इसमें साकार किया गया है, कि भाई सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियां सीमित हों। और ये जो महत्व है इस बात का, तो ये जो सपना था ये न्यायालय के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस पावर ने सभी को, राष्ट्रपति को और कांग्रेस को, अपनी सीमाओं के भीतर रहने के लिए विवश किया, बाध्य किया, ताकि वो निरंकुश और अनियंत्रित सत्ता संपन्न नहीं हो पाए। दूसरा यहाँ पे संघात्मक शासन व्यवस्था है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्ति विभाजन की व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था को बनाए रखने, संघीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने, इनका भार सर्वोच्च न्यायालय पर है और उन्होंने अपने इस काम को बखूबी अंजाम दिया है। फाइनल लिखते हैं कि यह एक ऐसा सीमेंट है जिसने संघीय ढांचे को स्थिरता प्रदान की है। तीसरी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नागरिक अधिकारों और जो है स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का कार्य किया है। स्वतंत्रताओं के प्रति सर्वोच्च न्यायालय प्रतिबद्ध है, जागरूक है। गृह युद्ध की स्थिति में भी न्यायाधीश जो है वो मौलिक अधिकारों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर अपना दायित्व निभाते हैं। फिर संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो बड़ा कठोर प्रकार की उसमें प्रावधान है। तो संविधान की गतिशीलता बनाए रखने का काम सर्वोच्च न्यायालय का है।
प्रत्येक संविधान को लागू किए जाने के बाद जो देश में परिस्थितियों के अनुसार अगर परिवर्तन करने होते हैं तो संविधान संशोधन जरूरी होता है, लेकिन अमेरिका में संविधान संशोधन प्रक्रिया कठिन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक समीक्षा के कारण बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप में ढल गया है। केसी वेयर लिखते हैं कि संविधान को नवीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान कर रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय करने वाली एक ऐसी एजेंसी नहीं है, बल्कि एक अर्थ में निरंतर कार्य करने वाली संविधान सभा है, जिसने उन व्याख्याओं के आधार पर संविधान में परिवर्तन करते हुए 1787 के संवैधानिक सम्मेलन के कार्य को जारी रखा है। तो अमेरिका की जो व्यवस्था है न्यायपालिका, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार न्याय व्यवस्था का काम करती है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इसके अनुसार न्याय की उचित प्रक्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं न्याय की उचित प्रक्रिया, इसके आधार पर वहाँ की न्यायपालिका काम करती है। और इस न्यायपालिका के काम करने के कारण वहाँ पे न्यायपालिका का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और व्यापक हो जाता है। और इसी वजह से अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका बहुत अधिक स्वतंत्र बनी हुई है और इसी वजह से उसका जो महत्व है वो विश्व के सभी न्यायपालिकाओं की तुलना में काफ़ी अधिक रहा है। तो जो है न केवल सिद्धांत में बल्कि व्यवहार में भी अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ की न्यायपालिका को सर्वोपरि महत्व प्राप्त है। धन्यवाद।